सदस्यगण को मैं युद्ध स्मारक खलंगा के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय सज्जनों, आज आपको मालूम होगा कि विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन आज हम बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा यह जो विश्व धरोहर दिवस है, आज पहली बार है इस प्रकार से आप लोगों के सम्मुख मनाने जा रहे हैं। क्योंकि पहले भी मनाते आ रहे थे, लेकिन वो स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा नीचे से वॉकिंग करते हुए आते थे और यहाँ पर वो स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मनाते थे। लेकिन आज हम खलंगा विकास समिति की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं, और क्योंकि इस धरोहर को आज हमारे अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी आपको बहुत ही बारीकी में बताएंगे कि इस धरोहर को हमने किस प्रकार से खोज की और कहां पर इसके अस्तित्व मिले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप काम बहुत करते हैं और उन्होंने जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की डॉक्टरेट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग जर्मनी से की है। वो एक ऑथर भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं अपने फील्ड में। एक पहली बुक है टिल किंगडम कम्स, ये है महासू देवता के ऊपर उन्होंने बुक लिखी हुई है जॉन सार के। फिर वॉकिंग विद द लाटा ऑन द हेरिटेज ऑफ दून वैली, और तीसरी बुक लिखी है उन्होंने दून वैली एंड एम्बल्स अक्रॉस गॉडलैंड ऑन द सेक्रेड लैंडस्केप ऑफ उत्तराखंड। इन्होंने जो यूनिक एक जो पीपल्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है BTDT, वो इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने स्टार्ट किया है वो सिर्फ एक पर्पस के लिए कि हेरिटेज प्रिजर्वेशन देहरादून के अंदर कैसे किया जाए, देहरादून वैली में, उस पर्पस से किया है। लोगों को जागरूक करके एक्टिविस्ट हैं वो, और इसलिए हमने सोचा कि इससे अच्छे मौके पे जो है हमको कौन मिल सकता है जो इस फील्ड में हमको आगे मार्गदर्शन करें और आगे हम गाइड करें कि यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है। और जहाँ तक मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन वो इंटैक्ट में भी रह चुके हैं, तो उसमें भी उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है देहरादून चैप्टर का। तो इसके साथ ही इनके इंट्रोडक्शन के साथ मैं अब प्रियंका घाटी जी को आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर, जो है नाला पानी युद्ध के बारे में हमको थोड़ा सा दोबारा से कैसे हुआ, कब हुआ, एक संक्षिप्त बताते हैं। पत्थरों में इतिहास की कहानी लिखी होती है, हर दीवार में सभ्यता की निशानी छुपी होती है। जो रखते हैं अपनी अमूल्य धरोहर को संजोए हुए सदा, उसी राष्ट्र की विश्व में पहचान बनी होती है। आज हम सभी जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वह न केवल इतिहास से जुड़ा एक प्रयोजन है, अपितु हमारी सभ्यता, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति की अमूल्य विरासत से जुड़ा हुआ प्रयोजन है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं प्रियंका घाटी यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों, हमारे विशिष्ट अतिथिगण और अत्यंत विशिष्ट हमारे प्रबुद्ध श्रोतागणों का करबद्ध हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। जब भी हम किसी ऐतिहासिक स्मारक की ओर देख रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं देखनी होती है, हमें देखनी होती है उन दीवारों के पीछे छुपी हुई सभ्यता। हमें समझनी होती है उन दीवारों से जुड़ी हुई कला, संस्कृति, और जाननी होती है उन दीवारों के पीछे संघर्ष की कहानी। और यदि बात संघर्ष की हो रही है, तो आज हम जहां उपस्थित हैं, यह स्मारक एक ऐसा स्मारक है जो अपने आप में एक अनूठा इतिहास छुपाए हुए बैठा है। और वो संघर्ष की कहानी मेरे सौभाग्य है आज कि मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह युद्ध स्मारक, यह खलंगा युद्ध स्मारक न केवल उत्तराखंड राज्य अपितु हमारे देश भारत की भी एक अनमोल धरोहर है, जो खलंगा सेनानियों को समर्पित है। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत ही गौरव का अनुभव हो रहा है कि यह एकमात्र ऐसा स्मारक है पूरे विश्व में जो कि किसी शत्रु सेना ने अपनी विरोधी सेना के लिए और उनकी बहादुरी के बखान करने के लिए बनवाया था।
विश्व इतिहास का पहला एंग्लो गोरखा वॉर, जिसे बैटल ऑफ नाला पानी भी कहा जाता है, लड़ा गया था सन 1814 को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा और उन्होंने निर्णय लिया कि उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया जाए। तो 21 अक्टूबर सन 1814 को ब्रिटिश रेजिमेंट, जो कि कर्नल मॉबी के नेतृत्व में थी, उन्होंने 2 देशी 6 पाउंडर तोपों के साथ मोहन दर्रे से, और 23 अक्टूबर को कर्नल कारपेंटर ने 300 घोड़े, 1300 लोग और 5 हल्की तोपों के साथ टिमली दर्रे से दून घाटी में प्रवेश किया। दूसरी तरफ खलंगा किला, जिसके अंदर मौजूद थे 600 बहादुर वीर, जो कि अपने सेनापति श्री बलभद्र कुंवर थापा जी के नेतृत्वाधीन थे, अपने क्षेत्र का संरक्षण कर रहे थे और उनके आदेश पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। युद्ध से पहले कर्नल मॉबी ने श्री बलभद्र जी के लिए एक पत्र भेजा, जिस पत्र को पढ़ने से बलभद्र जी ने इनकार कर दिया और कहा कि अब मुलाकात सीधा युद्ध के मैदान में ही होगी, और ऐसा कहते हुए उन्होंने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगली सुबह 24 अक्टूबर को अंग्रेजों ने पूरी तैयारी के साथ किले पर हमला बोल दिया। यहां मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी अंग्रेजी सेना की तरफ, जिनके पास उस समय के क्षेत्रीय आदेश के अनुसार हॉवित्जर 5.5 इंच, मशीन गन्स 6 पाउंडर तोप 2, 12 पाउंडर तोप 2, 18 पाउंडर तोप 4 रिजर्व में, आधुनिक मशीन गन्स, राइफल, तलवार और 300 अश्वों का दल था। दूसरी तरफ गोरखा सैनिक, जिनके पास हथियारों के नाम पर मामूली राइफल्स, धनुष बाण, खुकरी, तलवारें, 2 छोटी 6 पाउंडर तोप और कुछ एक पत्थर ही थे। जैसे ही अंग्रेजी सेना किले की तरफ बढ़ने लगी, गोरखा सैनिक हाथों में खुकरी लिए हुए थे और सिंहनाद किया, जय मां काली आयो गोरखाली का, और अंग्रेजी सेना से भिड़ गए। उनके इस भयावह रूप को देखकर अंग्रेजी सेना के होश उड़ गए और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस प्रकार खलंगा किले पर किया गया पहला आक्रमण विफल हुआ। 29 व 30 अक्टूबर को स्वयं मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी ने सेना की कमान संभाली और उन्होंने 4 स्तंभों का गठन किया, जिसके तहत कर्नल कारपेंटर 611 सैनिकों के साथ, कैप्टन जॉन फास्ट 363 सैनिकों के साथ, मेजर कैली 541 सैनिकों के साथ, कैप्टन जॉन कैंपबेल 283 सैनिकों के साथ और रिजर्व में मेजर लुडलो 939 सैनिकों के साथ वहां पर उपस्थित थे। 31 अक्टूबर को चारों दिशाओं से खलंगा किले पर हमला किया गया, लेकिन किले के 100 गज पास पहुंचते ही गोरखा सैनिकों ने धनुष बाण, घुइत्रों और बंदूकों से उन पर जवाबी हमला कर दिया। महिलाओं ने पत्थरबाजी करके अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। बाद में खुकरी और तलवारों से ब्रिटिश सेना पर भयानक हमला किया गया और उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया। ब्रिटिश सेना की बनी बनाई सारी रणनीति धराशायी होती जा रही थी, क्योंकि वो पहली बार सामना कर रहे थे गोरखा सेना का, जिनके पास हथियार भले ही कम थे, छोटे थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन उनका मनोबल शायद उस किले की दीवार से भी ऊंचा था, अभेदनीय था। तुरंत ही ब्रिटिश जनरल आगे बढ़े और हमला फिर से शुरू किया। किले के 30 से 40 गज की दूरी पर पहुंचते ही जनरल गिलेस्पी को गोरखा सैनिकों द्वारा गोली मार दी गई और उनके सहायक कमांडर लेफ्टिनेंट ओवरा और सिग्नल ऑफिसर लेफ्टिनेंट गसलिंग भी इस आक्रमण में हमले का शिकार हुए। एक बार फिर हमला बुरी तरह विफल हो गया। तब कर्नल मॉबी ने स्थिति को संभाला और अपनी सेना को फिर से पीछे हटने का आदेश दिया। सोचने वाली बात यह है कि शत्रु सेना आपसे 5 गुना ज्यादा संख्या में भी और ताकत में भी, आसपास पड़े हुए अपने सैनिकों के क्षत विक्षत शरीर, किले की अर्धध्वस्त दीवारें, और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बलभद्र जी और उनके सैनिकों का वो जज्बा कैसा रहा होगा कि उन्होंने पीछे हटना और टूटना बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं।
लगभग 1 महीने के बाद अतिरिक्त तैयारी और अतिरिक्त सैन्य बल व हथियारों की आपूर्ति के साथ 25 नवंबर 1814 कर्नल मोबी ने खलंगा क्षेत्र की घेराबंदी फिर से शुरू कर दी। 27 नवंबर को तोपों के प्रहार से किले की दीवारों को अर्धध्वस्त कर दिया गया। इन 2 दिनों में किले पर तोपों से लगभग 1000 से ज्यादा राउंड फायर किए गए थे और उन्होंने कुंठा से छल से किले की जल की आपूर्ति भी रोक दी ताकि बची कुची सेना बाहर तो निकले। 29 नवंबर को खलंगा पर अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण कर दिया। अब पिछले 48 घंटों से गोरखा सेना बिना पानी और बिना खाने के लड़ रही थी, परंतु एक बार फिर अंग्रेजों को गोरखा सैनिकों ने पराजय का मुंह दिखा दिया। इस प्रकार सेना के पास खाना और पानी दोनों ही समाप्त हो चुके थे। भारी गोलाबारी से बहुत से सैनिक घायल हो चुके थे। पानी की एक बूंद तक न मिल पाने के कारण कई बच्चों ने प्राण त्याग दिए थे। अंग्रेजों की इस भीषण क्रूरता को देखकर श्री बलभद्र जी का मन और मस्तिष्क हताहत हो गया और उन्होंने लिया एक कठोर निर्णय। 30 नवंबर 1814 मध्य रात्रि उन्होंने अपने बचे हुए 70 सैनिकों के साथ किले से बाहर निकलने का निर्णय किया। हाथों में खुकरी लिए हुए वे किले से बाहर निकले और जोर से दहाड़े, खलंगा अजय है, तुम इसे कभी जीत नहीं सकते। मैं स्वयं स्वेच्छा से इसे छोड़कर जा रहा हूं। और ऐसा कहते हुए खुकरी लहराते हुए वो अपने सैनिकों के साथ किले से निकल गए। अंग्रेजी सेना उनके इस बल को देखकर हैरान रह गई। पानी के स्रोत पर जाके सबसे पहले उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और किले को छोड़कर निकल गए। खलंगा सेनानियों की बहादुरी और उनकी वीरता, निडरता से भरा यह दृश्य चरितार्थ करता है हमारे फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ की उस बात का कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह एक गुरखा है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए आप सभी का एक बार फिर सादर धन्यवाद करूंगी कि आप सबने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना। थैंक यू सो मच। ठीक है गति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने बिल्कुल संक्षिप्त में भी और काफी डिटेल में भी आपने जो है पूरे 2 महीने के युद्ध का जो है आपने विवरण हमको दिया। अब हम आज के जो एक्चुअल जो जिस पर्पस के लिए हम लोग आज इधर आए हैं विश्व धरोहर दिवस के लिए, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे क्यों, कब, कैसे हुआ स्टार्ट, ये थोड़ा सा हम आप में से किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। तो उसमें सबसे पहले ये है कि ये जो प्रपोज हुआ था, ये हुआ था इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। मतलब ये हुआ था, एक जो संस्था है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट साइट्स ICOMOS, इन्होंने 18 अप्रैल 1982 में ये प्रपोजल दिया था। जनरल असेंबली यूनेस्को ने इसको अप्रूव किया था 1983 में। 1983 वही साल है जिस साल हमने वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था कपिल देव के उसमें लॉर्ड्स में। तो उस साल वर्ल्ड हेरिटेज डे की सेलिब्रेशन की जो है अप्रूवल हुई थी यूनेस्को से, और वो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो पर्पस है, उद्देश्य है, ये मैं दोनों बताता हूँ। इट इज टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, their vulnerability and efforts required for their protection and conservation. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवता की संस्कृति, धरोहर की विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनकी संवेदनशीलता को समझना और उनके संरक्षण एवं संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास को प्रोत्साहित करना है। हमारे देश भारत में यूनेस्को से अप्रूव्ड 40 हेरिटेज साइट्स हैं, जो इंडिया जो है वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कंट्री बनता है यूनेस्को साइट्स के लिए।
जिसमें से 32 जो साइट्स हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, इसमें मंदिर, मस्जिद और जो भी इस तरह के फोर्ट्स वगैरह हैं वो हैं, और 7 है नेचुरल साइट्स, रिजर्व फॉरेस्ट और ये जो चीजें हैं, और एक साइट है जो मिक्स है कल्चरल और नेचुरल का। 40 यूनेस्को के साइट्स हमारे देश में और हर साल यूनेस्को एक थीम रिलीफ और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया है। जिस तरह से देश दुनिया में लड़ाइयां चल रही है, आपदाएं आ रही है, तो इनके बीच हम अपने धरोहर को, अपने हेरिटेज को कैसे संरक्षण दे सकते हैं, ये इस साल का यूनेस्को का थीम है। और जानकारी के लिए, जैसे कि हमारे लोग ज्यादा जानकार नहीं है इस विषय में, ये फील्ड थोड़ा सा अननोन है, तो इसमें हमारे जो भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है सर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 यानी आर्टिकल 49 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह हर उस स्मारक या स्थान अथवा वस्तु की रक्षा करे जो कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की हो और जिसे सांसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो। Directive principle of state policy, Article 49, puts obligation on the state to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or under law made by Parliament to be of national importance. तो ये हमारा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इसमें अनुच्छेद 51A सब पैरा F के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करे और उसे संरक्षित रखे। दूसरा है अनसस्टेनेबल टूरिज्म। जो मशहूर पॉपुलर साइट्स हैं उन पे लोग, टूरिज्म इतना ज्यादा आता है कि उसको संरक्षण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोग आते हैं, दीवार में कुछ खोद लेंगे, लिख देंगे, कुछ कर देगा, कुछ तोड़ देगा, तो उस तरह की समस्या भी रहती है हर हेरिटेज साइट में। ये जो जिस जगह पे आज हम खड़े हैं या बैठे हैं, ये एंग्लो गोरखा युद्ध में लड़ाई का स्थान था, वो यही है। एक किले के अंदर का हिस्सा था, और एक्चुअल किला कौन सा था वो, जैसे कि आपने देखा, ये जो उत्तराखंड में हमारे गढ़वाल डिवीजन में 52 गढ़ बोलते हैं, 52 गढ़, 52 गढ़ है। तो उन 52 गढ़ में से एक गढ़ ये था, जिसको नालागढ़ के नाम से जाना जाता था। तो ये जो 52 गढ़ है, नालागढ़ का स्पेशल बाकी गढ़ों से हटके क्या चीज है, वो है कि यहाँ का जो युद्ध हुआ है, इसमें इंटरनेशनल युद्ध कह लो उसको, अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, नेटिव भी आए और नेपालीज भी आए, और इस गढ़ में जो लड़ाई हुई वैसी लड़ाई किसी और गढ़ में नहीं हुई है। और उस लड़ाई का जो महत्व, जो बहादुरी के जो किस्से हैं, वो कहीं और आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये गढ़ अपने आप में ही बहुत अलग है। 52 गढ़ की स्थापना कह लो या उत्पत्ति कह लो, ये हुई है 1400 से 1600 के बीच में, जब अजयपाल ने सभी गढ़ों को एकत्रित करके बनाया, 52 गढ़ को एकत्रित करके बनाया, तो गढ़वाल की उत्पत्ति हुई। उसके पहले कत्यूर डायनेस्टी जो थी कुमाऊं की, उन्होंने इसको चलाया था, लेकिन वो जब कत्यूर डायनेस्टी खत्म हुई तो ये छोटे छोटे 52 कोई कहता है एक लिस्ट में 64 गढ़ है, तो उन्होंने इसको अपने छोटे छोटे राज्यों में बांट लिया था। तो उनको फिर अजयपाल ने, जो पाल डायनेस्टी है, उन्होंने फिर इसको एकत्रित करके गढ़वाल की उत्पत्ति करी। तो इस पे काफी शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ, जो रिसर्चर्स हैं। तो उनमें ये है कि इसके ऊपर जीआईएस से उनका लोकेशंस, उनके डायमेंशंस, उनके सब स्टडी हो रहे हैं अलग अलग जगह पे। और यहाँ का भी उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ है, लोकेशन वगैरह का, लैट लॉन्ग वगैरह क्या है, सब कुछ है। और हमने भी एएसआई जो है देहरादून के जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, उनसे बातचीत करके, डायरेक्टर जोशी जी हैं इधर, अपने मोहन चंद जोशी जी अभी आए हैं, उनको रिक्वेस्ट किया था, वो भी इधर आए थे। और पिछले साल उनकी दूसरी टीम थी, वो भी टीम इधर आई थी, 2 बार आ चुके वो यहाँ पे। तो उनको हमने दिखाया यहाँ के बारे में, हमने जो भी हमको मालूम था वो हमने उनका शेयर किया, उन्होंने देखा। तो अब ये करते करते जो है, हमने जो, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट लगाया है,
तो इस चार्ट में जो है हमने पूरे फोर्थ वॉल को ट्रेस आउट कर लिया है। आईएसआई ने हमें गाइड की थी कि ऐसे करना है, तो हमने इसको ट्रेस आउट किया है। मगर ट्रेस आउट करने के लिए कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ इनपुट नहीं, कोई मैप्स नहीं है, कोई स्केच नहीं किसी का। तो पहले के ज़माने में जो भी एक रिसोर्स होता था, या तो किताबों में लिखा जाता था कि जैसे लिखा हुआ था कि किले का जो चारों दीवार की तरफ ऊंची खाई है, सिर्फ दक्षिण की तरफ स्लोप है। तो इस तरह के हिंट हमने लिए, और फिर जो विकेट गेट था वो आने जाने का सिर्फ एक ही किले में एक ही रास्ता था, तो वो था दक्षिण की तरफ। तो ऐसे अलग अलग किताबों से हमने कहीं कहीं से लेके, और फिर जो पेंटिंग्स और ड्राइंग्स उस समय लोगों ने बनाई थी, स्केचेस बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने स्केच बनाए थे और हमारे लोगों ने स्केच बनाए थे। तो उन स्केचों को हमने पढ़ा, डीप स्टडी किया। उसमें हर स्केच में अगर उन्होंने एक कमरा भी बनाया, घर भी बनाया, या कुछ बनाया है, पेड़ बनाया है, तो किसी पर्पज से कुछ देख के उन्होंने बनाया। उनकी मेमोरी जो रही होगी कि हाँ वहाँ है ऐसा, वो मेमोरी के बेस पर वो पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग को भी हमने कंसिडर किया है, और उस पेंटिंग के हिसाब से हमें नीचे 2 कमरे भी मिले हैं, जिसको काजी हाउस बोलते हैं, जिस काजी जहाँ रहता है किला, तो वो भी हमने ट्रेस आउट हो गया है। वो किले के थोड़ा बाहर है, मगर प्रॉपर फाउंडेशन उसकी मिली है। तो ये सब चीज़ें हमने शेयर की है एएसआई के साथ। और अब इसके आगे का जो काम है, वो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसका या तो आप एक्सकवेशन करिए, जो नॉर्थ जोन के हैं हेड है आर्कियोलॉजी, उनसे बात हुई है, एक्सकवेशन करिए। एक्सकवेशन करके इसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट वॉल, थोड़ा सा सेम्बलेंस देने के लिए, कुछ दिखे कि हाँ ये दूर से ये फोर्ट वॉल है, तो उसके लिए भी एक बात हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आपको पता है कि सबसे पहला होता है फंडिंग। फंड आएगा, उसके बाद वो इसको करेंगे। पर तब तक के लिए हमने उनको सारा इनपुट जो है समिति ने अपने एफर्ट डाल के ये इसको उजागर कर दिया है। और अब हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड सरकार की है, उनसे भी हम संपर्क करेंगे। अभी तक चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजी सर, और देखते हैं उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है और क्या बात को कितना आगे बढ़ाते हैं, ताकि ये जो धरोहर है, ये आज देहरादून का धरोहर है, उत्तराखंड गढ़वाल डिवीजन का धरोहर है। क्योंकि इस तरह के धरोहर आप देखें तो बहुत गिनती के हैं। तो हमारा यहाँ के जो लोकल पुलिस है, उनसे भी हम संपर्क है, फॉरेस्ट वाले भी हमें संपर्क में, फॉरेस्ट के साथ हमने पेट्रोलिंग भी करी है, रात को भी सरप्राइज पेट्रोलिंग भी करी है, एक डर बिठाने की, ताकि वो लोग इस जगह पे आए, सिर्फ अच्छे लोग आए, एक अच्छे नागरिक आए यहाँ पे। जो परिवार आते हैं उनको भी आने में कोई झिझक ना हो, डर ना हो कि यहाँ जा रहे हैं जंगल में तो हमारे साथ कुछ बदसलूकी ना हो। लेडीज आते हैं, बच्चे आते हैं, क्योंकि वो नशे की हालत में कभी इसको तोड़ देंगे, कभी कुछ लिख देंगे, कभी डैमेज कर देते हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो नशे में क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अवॉइड करने के लिए प्रपोजल डाला था। हमने मिले थे PCCF हॉफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड साहब से 2024 में। तो फॉरेस्ट की तरफ से नीचे वहाँ पे ट्राई जंक्शन में बैरियर लगने की बात हुई थी, तो फॉरेस्ट की तरफ से वो क्लियरेंस मिल चुका है हमको। उन्होंने ओके बोल दिया है। वो PCCF हॉफ साहब जो है अपनी टीम लेके खुद इधर आए थे विदाउट हमारे को नॉलेज के, और बाद में पता लगा, उन्होंने पूरा देख के चले गए, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया कि वहाँ पे बैरियर गेट आप लगाइए और ट्रैफिक मूवमेंट कंट्रोल करिए। और उसमें समस्या एक आ रही है कि ये रोड जो है ये PWD को के अंडर में है, तो PWD से NOC की जरूरत पड़ेगी रोड पे बैरियर लगाने के लिए। तो वो प्रोसेस भी चल रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है। हमारे जो समिति के लोग हैं उन्होंने किया है इस काम को। तो उन्होंने कल परसों की बात में उन्होंने कहा कि हम NOC दे देंगे आपको, तो NOC मिल जाएगी। उसके बाद फिर वापस फॉरेस्ट वाले वहाँ पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट लगेगा, बैरियर लगेगा, और टाइमिंग्स होंगे, सुबह खुलेगा, शाम को बंद होगा। और हमारे जो मेयर है देहरादून के सौरभ थपलियाल जी, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया, तो वो भी आए थे सर। उन्होंने देखा, उन्होंने हमको ये बोला था कि आपको मैं यहाँ पे 2-3 कैमराज लगवा दूंगा जो देहरादून के जो अदर्स कैमरा के नेटवर्क में जोड़े जाएंगे, दूसरी स्टेट से भी आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ तैयारी कर 2 घंटे पहले एक लड़का और लड़की आए थे। लड़की वो थी मैक्सिको की, तो वो उसको दिखाने के लिए लेके आए थे यहाँ पे, अभी 2 घंटे पहले की बात है। तो इसको टूरिज्म मैप में लाना और इसके बारे में एक अच्छा संदेश यहाँ से जाए। इतिहास यहाँ लिखा हुआ है, इतिहास से भी हम नई जनरेशन को क्या सबक दिखा सकते हैं, देशभक्ति का, बहादुरी का, वो सब भी एक चीज यहाँ से लोग ले जा सकते हैं। बच्चे आते हैं एक्सकर्शंस पे, स्कूल ट्रिप्स आते हैं, उन सबको भी ये बातें बताई जाती है। मगर इसके अलावा एक जो चीज आजकल टूरिज्म में जो
जो काफ़ी पॉपुलर है वो है वॉर टूरिज्म। यूरोप में वगैरह सब जगह में अब क्या शुरू कर रहे हैं वो लोग, जहाँ भी वर्ल्ड वॉर हुआ है, कुछ वॉर हुआ है, उस जगह का वॉर टूरिज्म के नाम से वहाँ पे लोग उनको पूरी वहाँ की हिस्ट्री, वॉर कैसे हुई थी, क्या हुआ था, ये वॉर टूरिज्म एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। जैसे उत्तराखंड में टूरिज्म है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमने उत्तराखंड की है जो है, उन्होंने इसको 1970 में इसको फॉरेस्ट के अंदर में लिया था, रायपुर रेंज को, मसूरी रेंज को। मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो आपने वॉर टूरिज्म की बात की ना, अकेला गंगा के लिए ये टूरिज्म मैप पे नहीं आए। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार का माहौल उत्तराखंड में है, नहीं आए। तो अगर आप जो बाकी हमारे गोरखा फोर्ट्स हैं, हिमाचल में कई हैं, पंजाब में भी कई हैं, कम से कम 13-14 फोर्ट्स हैं। अगर उनके साथ मिलाप करें, उनके साथ संपर्क करें, हो सकता है उधर भी ऐसी समिति होगी क्योंकि वो फोर्ट को देख रही है। तो इसको, ये तमाम 12-13 फोर्ट्स को मिला के एक कंपैक्ट रिपोर्ट बना के ना, अगर आप कल्चरल मिनिस्ट्री को भेजेंगे हमारा दिल्ली में, और कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल, तब जाके ये टूरिज्म मैप में आएगा। बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जो आपने बोला ना, वो वर्ल्ड टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। सुशांत, ये हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, जो हमारे टूरिज्म वाले उससे संपर्क रखते हैं। तो अगर इस, जैसे आपने बातें सुनी है अभी, जनरल साहब की बात सुनी है ना, तो इसमें आपको कुछ कहना होगा। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुशांत है और मैं यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब कार्यों में, एनजीओ कार्यों में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पर, और मेरे को पता है थोड़ा बहुत, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट हम लोग डेफिनेटली हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो पहली बात तो पेड़ है वो ना कटें, जो मेन हमारे मुद्दे हैं, और हम मेरे पास में उसके लिए काफ़ी कार्य भी करा है यहाँ पर, सर उससे परिचित हैं। और अच्छा है कि यहाँ पर पेड़ नहीं कटे हैं, और लोगों ने भी, गाँव वालों ने भी उसको सपोर्ट करा, एंड दैट वॉज आवर मेन थिंग टू लाइक वर्क आउट ऑन। और ये जो हमारा एक सौभाग्य है कि यहाँ पर इतना एक ऑनर दिया अंग्रेज़ों ने, हमारा एक पास्ट है, हिस्ट्री है, और आप लोगों की वजह से ये एक जिंदा है। आप लोग, मैं देखता हूँ सभी लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो जो हमारी एक सभ्यता है, एक हमारा पुराना पास्ट है, हिस्ट्री है, एंड इट्स लाइक बाहर से लोगों ने आकर यहाँ पर हमें, मतलब हमारे जो एक वीरभद्र खलंगा जी थे, उनके नाम पे यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बनाया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ हिस्ट्री, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हम सब यहाँ पर आते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं देखता हूँ सारी संस्थाएं हैं यहाँ पर, एंड everyone is doing very good job, that's all I can say। और हम लोग यहाँ पर इसलिए आज करते थे कि हम चाहते हैं कि यहाँ का कुछ ना कुछ ऐसा अपग्रेड रहे, ताकि जैसे कि एक पॉइंट सर ने बोला, यहाँ पर बहुत से लोग रात को शराब पीते हैं यहाँ पर बैठकर, और जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, एक मॉन्यूमेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसको रोकने के लिए जो एक कदम उठाया जा रहा है कि जो गेट का, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड आइडिया आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ पर लोग पूरा कूड़ा फेंकते हैं। आपने देखा होगा, दे हैव थ्रोन ऑल द प्लास्टिक हियर, दारू पीकर, बियर बॉटल, ये वो, तो उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण बचेगा। और बहुत आप लोग बाकी टूरिज्म का सर डेफिनेटली देखिए, मैंने उस पर कभी सोचा नहीं, बी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी इतना टूरिस्ट आता है, हमारे खुद कितनी मूवीज शूट हो रही है यहाँ पर, बट दुर्भाग्य है कि यहाँ रोड नहीं है। आपने देखा होगा, आप लोग भी आए, कितना आप लोग को टाइम लगा होगा इस रोड पे आने का, एंड इट्स नॉट समथिंग विच इज अ बिग थिंग। अगर आप सब इकट्ठा होकर एक दिन मंत्री साहब के यहाँ चले तो डेफिनेटली ये दूसरे दिन रोड का काम शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। क्यों बुलाया? अभी मैंने कहा है कि उत्तराखंड में मेरे को लगता नहीं है कि खलंगा को इतना वो बहाव देंगे, मेरे को लगता नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने को चाह रहा था। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि एंग्लो गोरखा वॉर जो है, पहला वॉर था इस हमारे देश में, जिसमें जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे लोकल फोर्सेस के साथ पहली बार मुकाबला किया था। इसके बाद जाके फिर एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ था, फिर एंग्लो अफगान वॉर शुरू हुआ था, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इफ माय हिस्ट्री इज करेक्ट, लोकेश पार्डन मी, इफ इट्स रॉन्ग पार्डन मी। होना चाहिए कि गोरखा वॉर ही, जिसमें पहले बैटल में जो 3 बैटल लड़े गए यहाँ पर, और जिसमें पहले बैटल में जो है मॉबी जो है, मेजर मॉबी या कर्नल मॉबी जो भी था वो, जिसकी काफ़ी मारपीट हुई यहाँ पर। फिर उसके बाद पीछे से गिलिस्पी साहब आए मेरठ से दौड़ते हुए कि मैं इनको ठीक करता हूँ, ये साले गोरखे हैं क्या, ये तो ऐसे ही मर्सनरीज हैं, पहाड़ पे बैठे हैं। तो गिलिस्पी साहब आई थी, और गिलिस्पी साहब जो है काफ़ी रंगीन आदमी थे, उनको तो हीरो ऑफ जावा बोला करते थे। तो वो आए तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं इनको ऐसे ही
अपना तलवार दिखा के भगा दूंगा यहाँ से। तो एक हाथ में तलवार थी उनकी और एक हाथ में पिस्टल था, और यहीं पे 60 गज की दूरी पे उनको गिराया एक गोरखे के बुलेट ने, और यहीं पे उनको फिर दफना गया था यहाँ पे। फिर यहाँ से उठा के उनको मेरठ ले गए थे बाद में, जहाँ पे वो आजकल जो है जो इनकी क्रिश्चियन सेमेट्री है मेरठ में, वहाँ पे उनको दफन किया था, वहाँ पे उनकी ग्रेव है। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश सरकार की एक कंपनी थी, एक किस्म की NGO थी, मेंट फॉर ट्रेडिंग के लिए, ये जो आपके मसाले वगैरह बेचने के लिए, सिल्क बेचने के लिए, ये सब का ये जो व्यापार करते थे, ये एक NGO थी अंग्रेज़ों का, जो वो आए थे इंडिया में। तो पहली बार उनको ये पता चला कि भाई हम हार भी सकते हैं, और ये हार दिलाई उनको किसने? हमारे गोरखों ने। तो इसलिए हम सबको बहुत ही गर्व होना चाहिए। जोर से तालियां। ये बात जो है ना, अब इसके बाद जो है फिर जैसे वो दून वैली में घुसे, दून घाटी में, यहाँ से निकलने वाले कौन से थे? यहाँ से वो बढ़ते गए, यहाँ से गए नाहन में जयतक है, वहाँ पे लड़ाई हुई। जयतक एक फोर्ट है जो जिसपे उनका कब्जा हो नहीं पाया, वो नहीं कर पाए जयतक पे, जहाँ पे रणजोर सिंह साहब थे, अमर सिंह थापा के एक बेटे। बलभद्र जो है अमर सिंह थापा के भांजे थे। रणजोर सिंह था आपके नाहन में जयतक फोर्ट पे। तो उसको छोड़ के फिर वो अंग्रेज आगे निकले मलाव में, सबाटू में, और वहाँ पे जाके इनकी लड़ाई हुई हमारे साथ, जहाँ पर अमर सिंह थापा हमारे जनरल साहब जो थे, जो नेपाल से आए थे, फाइनल मुकाबला वहीं पे हुआ था। और अंग्रेज हमारे गोरखों फौज से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अमर सिंह थापा को कलर्स के साथ, कलर्स का मतलब है झंडे के साथ, तो कभी होता नहीं है, झंडे के साथ परमिशन दिया वापस जाने के लिए, कि आप अपना झंडा जो है लहराते हुए वापस जाओ नेपाल। ये तो आमतौर पर क्या होता है लड़ाई में, जो है दुश्मन का झंडा पकड़ के उसको उल्टा लटकाते हैं हम अपने म्यूजियम में, लेकिन वैसा अंग्रेज ने नहीं किया। कारण यही था कि वो जो है गोरखों के ब्रेवरी से, उनकी जो शक्ति थी, उससे बहुत इंप्रेस हो गए थे। तब जाके उन्होंने आई थिंक इट वाज 1835 जब 1835 में जब ये एंग्लो अफगान वॉर खत्म हुआ था, जिसमें बलभद्र को मारा गया था। क्योंकि बलभद्र तो आपको पता है ना, बलभद्र जो यहाँ पे थे कमांडर, जब नेपाल ने पूरी फौज को, ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद जब नेपाल ने पूरी फौज को वापस बुला लिया था, तो अमर सिंह थापा जो जनरल थे, काजी अमर सिंह, वो और उनके जो भांजे थे बलभद्र, वो नाखुश रहे अपने सरकार के साथ, और वो वापस नहीं गए। अगर गए भी थे तो वापस आ गए। बलभद्र ने जो है यहाँ से ज्वाइन किया आपके रंजीत सिंह की फौज को, और फिर वो सिखों के लिए लड़े थे, और उनकी ब्रेवरी इतनी ज़्यादा थी कि उनको एक बहादुर बटालियन का कमांडर बनाया गया रंजीत सिंह की तरफ से। और फिर वो जो अफगान वॉर हुआ था सिखों का और अफगान, आपने केसरी पिक्चर देखी होगी, केसरी, उस टाइप का जब लड़ाई हुआ था, तो उसमें जो है बलभद्र को पकड़ा गया था, और उनको जो है तोप के सहारे उड़ा दिया गया था। नौशेरा एक जगह है पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे जो है उनको उड़ा दिया गया था। तो वहीं पे उनकी मौत हुई थी। तो उसके बाद जाकर वो खड़ा किया था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौरव। इस डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार की कर्नल विक्रम सर ने और हमारे जनरल साहब ने बताया, आपको सभी इतिहास और रूबरू पूरा करा दिया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बोलूँगा कि जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं, चाहे वो हमारे कुमाऊं में है, हमारे हिमाचल में है और उत्तराखंड में है, उसको बचाने की मुहिम हमें करनी चाहिए। और जो बलभद्र खलंगा विकास समिति के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी काम कर रही है, वो बहुत आले दर्जे का काम कर रही है। सहयोग तो अभी ऐसा है कि सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। साथ साथ में हम लोगों को भी उसकी फीडबैक मिलती रहती है कि किस तरह से यहाँ बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, इधर से आते हैं, कुछ मिसबिहेव भी करते हैं, कुछ मिसकंडक्ट भी होते हैं, तो वो लोग अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे, चाहे वो जितने भी समुदाय हैं, किसी भी से रिलेटेड करते होंगे, वो सभी लोग इस मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए अपनी मदद दें किसी भी रूप में। चाहे वो आके यहाँ अपना, जिस प्रकार की काफ़ी NGOs हैं जो स्वच्छता के अभियान के लिए यहाँ के हर संडे और साल महीने में आके यहाँ मदद करते हैं, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं तहे दिल से कर्नल विक्रम और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कर्नल विक्रम थापा एंड उनकी टीम ने जो ये ट्रेस किया है फोर्ट का स्ट्रक्चर और कहाँ से गया है, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड आई थिंक वी ऑल ऑफ अस गिव अ बिग क्लैप टू देम। मैं जब भी यहाँ पर आता था कि मेरे दिल में एक शक होता था, यार यहाँ पर लड़ाई कैसी हुई होगी, कहाँ है वो फोर्ट, और क्या अगर अंग्रेजों ने इस
फोर्ट को पूरा तहस नहस कर दिया, क्या वो पत्थर भी उठा के ले गए? इज इट पॉसिबल? नो। बट आज के डेट में जो आपने किया है, माई कुडोज टू योर टीम एंड थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू। कर्नल विक्रम थापा और खलंगा विकास समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ पे पधारे सभी लोग, आप सब लोगों को विश्व विरासत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व विरासत दिवस एक ऐसा समय है जब हम अपनी विरासत को याद करते हैं, उसको बचाने का एक संकल्प लेते हैं, एक मन में बात सोचते हैं कि किस तरह से ये विरासत बची रहेगी। तो जब मैं विरासत की बात करता हूँ तो मैं साउथ एशिया की विरासत की बात करता हूँ, क्योंकि साउथ एशिया जो पूरा है वो एक सांस्कृतिक इकाई है, अपने आप में भाषाएं हैं, अपने आप में संस्कृतियाँ हैं, उनमें भिन्नता भी है, विविधता भी है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो सारी संस्कृतियाँ एक रूप भी हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सर ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, बहुत सारी जगहों के नाम लिए। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह से कोई भी हेरिटेज साइट नोटिफाई की जाती है। पहले तो हम यही समझें कि एक विरासत क्या होता है, विरासत या हेरिटेज क्या होती है। विरासत तीन तरह से हम लोग मानते हैं कि कोई चीज़ विरासत में आती है। एक तो जिसको हम कहते हैं बिल्ट हेरिटेज, जो कि निर्मित विरासत हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई टेम्पल हो, कोई ग्रेवयार्ड हो, कुछ भी हो, अगर वो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है और उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है, तब हम उसको बिल्ट हेरिटेज मानते हैं। लेकिन यही केवल हेरिटेज नहीं होती, इसके साथ साथ एक हेरिटेज होती है जो कि जिसको हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज, जो हमारी वनस्पति है, जो हमारी आसपास के जंगल है, वो भी एक विरासत का भाग होती है। तो नेचर और नेचुरल हेरिटेज भी विरासत में उतनी ही आवश्यक है जितनी कि हमारे मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स। और तीसरी तरह की हेरिटेज होती है जिसको हम बोलते हैं इनटैंजिबल हेरिटेज। इनटैंजिबल हेरिटेज या और कल्चरल हेरिटेज, जो कि कोई भी ऐतिहासिक महत्व की घटना हुई हो, वो इनटैंजिबल हेरिटेज में आती है। और उसके साथ साथ हमारे गीत, हमारे फोकलोर, हमारी दादी नानी की कहानियाँ, हमारे खान पान के तरीके, हमारे कपड़े पहनने के तरीके, वेशभूषाएं, ये सभी चीज़ जो है इनटैंजिबल हेरिटेज का पार्ट होती है। तो जब भी हम हेरिटेज की बात करते हैं, ये तीनों चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और खलंगा एक ऐसी साइट है जिसमें नेचुरल हेरिटेज भी है। यहाँ पे प्रकृति, अपार प्रकृति है। जैसा सर ने बताया कि जब युद्ध हुआ होगा तो शायद यहाँ साल का जंगल नहीं रहा होगा, लेकिन आज यहाँ पे साल का जंगल है, बहुत ही खूबसूरत साल का जंगल है। और इसको प्रोटेक्ट करना, इसको बचा के रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किले की साइट को बचा के रखना है। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी इनटैंजिबल हेरिटेज है, उसका भी एक बहुत ही अमूल्य भाग है, क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध हुआ वो अपने आप में एक तरह का गेम चेंजर था, अपनी तरह का एक ऐसा युद्ध था जो हो सकता है इतिहास को बिल्कुल पलट ही देता। आप ये सोचिए कि अगर गोरखा जो टुकड़ी थी वो यहाँ पे जीत जाती तो इस पूरे क्षेत्र का इतिहास ऐसा होता। अगर अंग्रेज वाकई में हार जाते, जो कि इनिशियल डेज में जैसा हुआ कि कुछ शुरुआती पलों में ही 6 बड़े ऑफिसर ब्रिटिश सेना के यहाँ पे मारे गए, इंक्लूडिंग मेजर जनरल गिलेस्पी, तो इतिहास बिल्कुल पलट जाता है। इतिहास का रुख जैसे कहते हैं कि किसी और दिशा में ही चला जाता अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हार जाती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थल है। और लेकिन मैं थोड़ा आपको ये भी बताऊं कि जो हमारी हेरिटेज होती है, खासतौर से भारत में, जैसे अपने अमसार एक्ट की बात कर रहे हैं, जो मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स का एक्ट है, या ASI का एक्ट है, जिसको बाद में MSR एक्ट के नाम से जाना गया, तो उसके तहत कुछ साइट्स को नोटिफाई किया जाता है, जिसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे काम करता है, उन साइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है, और उसके आसपास कुछ नुकसान ना हो, कुछ कंस्ट्रक्शन ना हो, 200 मीटर के दायरे में, वो भी उनको पावर दी जाती है कि उसके आसपास इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस ना किया जाए। आज की तारीख में खलंगा जो मॉन्यूमेंट है, खलंगा का जो जहाँ पे हम बैठे हैं सब लोग, और उसके आसपास का क्षेत्र है, ये नोटिफाइड नहीं है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। हमारा भारत जो है वो 1.5 बिलियन लोगों का देश है, इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है, इतनी इतिहास है, इतने मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन केवल 5000 के करीबन मॉन्यूमेंट्स ही
नोटिफाइड हैं एएसआई द्वारा। तो एएसआई से आज की तारीख में, ये विश्व धरोहर दिवस पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच यही है कि एएसआई द्वारा ताजमहल और रेड फोर्ट और कुतुब मीनार और गोलकोंडा फोर्ट, अजंता एलोरा, यही उनसे संभाले नहीं संभल रहे। तो अगर हम ये सोचेंगे कि एएसआई किसी तरह से आकर के इस स्थान के संवर्धन में हमारी मदद करेगा, वो मुझे मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ हमारा स्टेट एएसआई है, जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उसके पास भी कुछ पावर्स होती है। उन्होंने भी लगभग 80 के करीब जो साइट्स हैं पूरे उत्तराखंड में, उनको उनकी लिस्ट बनाई हुई है और वो उन साइट्स को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, फिर आज विश्व धरोहर दिवस है, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टेट जो डिपार्टमेंट है वो, उसमें शायद 3 या 4 स्टाफ मेंबर्स हैं। 2 लोग अल्मोड़ा में बैठते हैं, 2 लोग देहरादून में बैठते हैं। उनसे ये उम्मीद करना कि वो इन साइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, मुझे लगता है कि हम लोग गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं। मतलब ये किला है, किले की साइट है, हमें पता है उसकी कहानी। और मुझे जो लगता है कि मनुष्यों को एक ही चीज़ बाकी एनिमल स्पीसीज से जो अलग करती है, वो है हमारी एबिलिटी स्टोरी टेलिंग। तो हम लोग सब मिलकर ये प्रयास करें कि ये जो कहानी है या ये जो तथ्य है कि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, उस तथ्य को कितना हम मजबूती से यहाँ के विजिटर्स के आगे पेश कर सकें। आइडिया है वो, ये आइडिया है कि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव हो। मधु मैम ने लिखा है इस पूरी कहानी के बारे में, अपनी किताब में लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया है। उसको थोड़ा और एलैबोरेट किया जाए, उस स्टोरी पे थोड़ा और वर्क किया जाए, बाकी दिमाग भी उसमें लगे। और ये में उसमें खलंगा युद्ध के ऊपर एक अलग सेक्शन है, एक बहुत बड़ा थिएटर परफॉर्मेंस है, नाला पानी माँ जिसको बोलते हैं, कि नाला पानी के युद्ध पे वो थिएटर परफॉर्मेंस किया गया। अभी मुझे तो लगता है कि उसको भी यहाँ इन्वाइट करना चाहिए कि वो ही आके परफॉर्म करे। स्थान को बहुत आपने एक अलग आयाम तक पहुँचाया है, और भी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आपने बोला है कि around 80 sites, 80 sites by the state archaeology department. ये जो सर्वे ऑफ इंडिया के जो मैप्स है, सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स में खलंगा is shown as a battleground. Sir. It's shown, I'm sure you're aware of that. Yeah. So doesn't that mean that खलंगा notify हो चुका है? नहीं सर, notification has to come from the either with the Vidhan Sabha or the Parliament. So the Parliament, once the act is there, the act has a list. जैसे ASI आमसार एक्ट, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1958 आमसार एक्ट जो बना, उसमें ऑलरेडी नोटिफाई किया गया था कि ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। जैसे आप देहरादून की बात करें तो देहरादून में जो हमारी जो ऑब्लिस्क्स हैं सेस धारा के, वो नोटिफाइड है, उसको एएसआई देखभाल करता। इसी तरह से हनोल का टेम्पल है, वो नोटिफाइड है एएसआई द्वारा। लाखा मंडल है जहाँ पे वो एएसआई का नीला बोर्ड लगा रहता है कि इस स्थल के 200 मीटर के अंदर। मतलब कि ये हुआ कि अगर सरकार ने जो है नीचे ऑब्लिस्क को नोटिफाई कर दिया है, तो एक किस्म से उन्होंने खलंगा एक्सेप्ट कर लिया है, अगर देखा जाए तो। नहीं, हम एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट नोटिफिकेशन। बट द नोटिफिकेशन मीन्स दैट then this whole area needs to be protected by ASI. ऐसा कुछ नहीं है। Only that park is protected. नहीं, बट क्या हम केस नहीं टेक अप कर सकते कि भाई वो जो आपने 2 ऑब्लिस्क को नोटिफाई कर रखा है और एएसआई को हैंडओवर किया है, उसके साथ ताल्लुक रखने वाला बैटलफील्ड तो ये है जी। तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बिना इस कॉन्टेक्स्ट के वो जगह का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना, उन्होंने 2023 में ईंट भेजी, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 2026 हो गया, तो एएसआई वो अभी भी कलिंगम और उस पीरियड में ही काम करती है। उनका जो एक्शन है बहुत ही स्लो होता है, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दे हैव नॉट बीन एबल टू नोटिफाई एनी साइट। ब्रिटिश, हाँ, जो ब्रिटिश ने नोटिफाई किए उनको बचाने में उनके सारे रिसोर्सेज लग जाते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, फिर वो एक्ट पास होगा। चल विकास विक्रम कराते हैं, तो भाई बनाओ एक प्रपोजल, वो केस हम टेक अप।
You know, I want to say one thing. You know, Lokesh. No, I'm pretty audible. You know, it is. We're talking about. एक कहावत है ना अफ्रीकन कि until the lion learns to tell his own story, the story will always be told by the hunter. So most of the things that we know about Khalanga is by the British. So what Vikram and his team have done is a marvelous thing, because it is, you know, it is based on the fact that it is our aspiration, it is our pride, it is our legacy, and that is why they put in so much of effort. So how do we as a community, and especially the Gorkha community, what do we do? I mean, A, towards the notification, which we will take up. I mean, I'm sure Vikram and his team will take up, and we'll all pitch in. But the other thing is, I like the fact that you talked about that keep the fort, whatever you've discovered, as it is, but with something like, say, a light and sound show or something like that, where we are trying to relive. I mean, most of it will be read from the books and based on what we can bring out, but it is ours. But ultimately, we also need a kind of an acceptance that yes, this is a heritage which needs to be preserved long term. So what do you say on that? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वही मैंने कहा कि जो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है वो उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हम लोग कब तक गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, कब तक हम उम्मीद करेंगे कि सरकार कुछ करेगी। सरकार करेगी तो ऐसा काम करेगी जैसा आज हमको दिख रहा है। अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, पूरी जो कहानी है खलंगा की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लेकर के जाएं, नेपाली भाषा में लेके जाएं, हिंदी में लेके जाएं, अंग्रेजी में लेके जाएं, तीनों भाषाओं में लेके जाएं, और नेपाल में भी लेके जाएं और भारत में भी लेके जाएं, और जो सही पिक्चर है जो एक्चुअली हुआ उस चीज़ को हम यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेंस ऑफ ओनरशिप हो। खाली वाला घर महसूस हो रहा है कि, और महसूस हो रहा है कि सच में उस टाइम में जो वॉर हुई होगी, मतलब जितनी ये भाषण चल रही उस पे टाइम में मेरे इमेजिनेशन चल रहा था कि कितना डिफिकल्ट ये टेरेन रहा होगा उस वक्त, उन्होंने कैसे फाइट किया होगा, कितना मतलब उधर आयोग और खाली जय महाकाली वाली जो जोश रहा होगा। एंड एक और सीखने की चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है ये है कि वो कृष्ण को बोलते हैं ना रन छोड़, तो उसका मतलब नहीं कि वो हार गए, तो उन्होंने भी एक स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने ये नहीं बोला यार मैं तो मरूंगा तो बस मतलब मैं छुआऊंगा नहीं। उन्होंने जो स्मार्ट मूव किया है वो हमारे आने वाली जनरेशन को भी सीखना चाहिए कि गोरखाली स्मार्ट भी है, कि मतलब उसने रन छोड़ा और अपनी एक अलग मुकाम बनाई, जो सर ने बताया था जो मैं इतना जानती नहीं थी। और दूसरा मेरा एक बहुत इमोशनल अपील है टू एवरीबॉडी, इट्स अ सडन थॉट विच हैज़ कम एंड आई वांट टू शेयर, कि बाकी तो ये सब मेरे को इतना समझ नहीं है कि कैसे क्या होगा, वो ऑल द पीपल कैन डू मोर गुड एट इट, बट इट इज़ एन इमोशनल अपील। आई केम टू दिस प्लेस वेरी लेटर ऑन, मतलब कोविड के टाइम पे जब मेरे बेटे ने बोला पापा आप खलंगा कहते हो, ये कहते हो, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। आई मीन दे वो ग्रोन अप किड्स एंड सेइंग, मतलब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो कोविड के टाइम में कहीं जाने को नहीं होता था, सो वी ड्रोव डाउन, देन ही ब्रॉट हिज चिल्ड्रन, बोथ माय सन्स, पूरा एक्सप्लेन किया है। और हम लोग ना लिटरली रोंगटे खड़े हुए कि कैसे किया होगा। एंड दैट टाइम इज द टाइम व्हेन माय वन ऑफ माय सन्स एड में लोगों ने बट फोर्ट कहाँ है, देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ कहीं रही होगी। एंड वो जब भी मैं पढ़ती थी और मैं सोचती हम क्यों नहीं ऐसा कुछ करते, तो मैं सोचती ये वो मेमोरियल बने और हर गोरखा के घर में जब शादी हो वो अपनी बहू को यहाँ लेके आए और यहाँ पे जैसे मंदिर में जाते हैं ना हम लोग, यहाँ पे माथा टेके। और मेरी तो जो भी आने वाली अभी टाइम है जो भी होगा मैं आऊँगी, और जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए वेट ना करें हम लेटर ऑन के बड़े होंगे, छोटे पंसन को लेके आए यहाँ पे एंड पूरा समझाएं कि भाई कैसे क्या हुआ, तो एक सेंस ऑफ प्राइड होता है। सिर्फ घर में हम बहुत ब्रेव है ये कहने से नहीं होता, यू हैव टू मेक देम अटैच टू द प्लेस। तो ये हम लेगेसी, ये एक सजेशन है, आई डोंट नो, तो हम अपनी बहुओं को भी लेके आए, अपने जवानी लोगों को भी लेके आए और अपने छोटे छोटे बच्चों को, ताकि उनको एक मतलब खुद ही आए, फिर उनको खुद लगे कि हाँ दैट इज हाउ वी पास डाउन द हिस्ट्री। ये मेरा एक सजेशन है, आई डोंट नो हाउ गुड इट इज और दैट। थैंक यू। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब खड़े होकर एक बार जोर से ताली बजाएं
हमारे खलंगा समिति के लिए कर्नल BS थापा एंड हिज टीम। ग्रेट। I think they've done a remarkable job of locating this, the outline of the fort, and I'm sure that in times to come, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो है आएंगे इसके बाद भी जो है खलंगा देख के बहुत गर्व होगा उनको, and it is all due to the खलंगा समिति headed by Colonel BS थापा. Thank you so much. 2 मिनट लेंगे आपका। मैं हमारे लोकेश रोहित जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ हमें समझाया बताया वो हमारे नॉलेज में नहीं था। मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी एक बहुत ज़ोरदार ताली बजाया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। और समिति के साथ से रिक्वेस्ट ये है कि ये इस एरिया को नोटिफाई कराएं। हाँ, वो सर जिम्मेदारी आप लोगे, वो मीटिंग के बाद हम बात करेंगे। अब मैं अपने पूर्व अध्यक्ष श्री राम सिंह थापा जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उनके हाथों से यहाँ पे लोकेश जी को थोड़ा सा सम्मान दिया जाए। छोटा सा धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई है। हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने इतने अच्छे विचार हमें दिया, जो चीज़ पता भी नहीं था उसको भी ज्ञान प्राप्त आज इस धरती पर हुआ। और हमारे बीच जो मुख्य वो है हमारे गोरखा सुधार सभा के अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी, जनरल शक्ति गुरुंग जी, और हमारे पूर्व अध्यक्ष राम सिंह थापा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे खड़का जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे दीपक बोरा जी, समस्त हमारे जितने भी संस्था से आए हुए अध्यक्ष और सचिव, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और मेरी मातृशक्ति मेरी बहनें और जितने भी फैमिलीज यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे ज़्यादा करके मधु गुरु जो मेरी भतीजी है, और सबसे ज़्यादा मैं आशीर्वाद देती हूँ मेरी प्यारी भतीजी सुधा गुरु जो सिक्किम गैंगटॉक से आई हुई है। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और ये खास है ये खलंगा के लिए। देखो हाँ, मेरी प्यारी भतीजी बहुत ज़्यादा। और जितने भी हमारे गेस्ट या नियर्स यहाँ पर बैठते हैं, आपका भी अच्छे विचार था, लेकिन सबसे पहले इस रास्ते को दिखाने में हमारे राम सिंह थापा जी एक कढ़ाई और एक पतीली और 2-4 काटने वाली वो जो यंत्र तंत्र उसको लेकर, और शाही परिवार नाला पानी, ये लोगों ने खोज किया कि कहाँ पर ये हमारे खलिंगा है। तो मैं धन्य देती हूँ आपको, मैं बधाई देती हूँ दादी, आपने बहुत कुछ इस खलंगा के ऊपर हमें दिखाया कि यहाँ पर ये था। आज आप यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। हमारा पूर्वज जो है खुश हो रहा होगा कि चलो हमारे बच्चों ने ये कार्य तो किया, इसको जागरूक किया, क्योंकि ये तो ऐसे पड़ा हुआ था। तो मैं दादी और शाही परिवार को आज भी याद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा हमें आशीर्वाद दिया, हमें बताया। 25 साल यहाँ नहीं होता समिति चलाना, 25 वर्ष आज। तो मैं हमारे अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि अध्यक्ष जी ने हम मार्गदर्शन हमें करते रहते हैं, और हम लोग भी जब क्योंकि हम लोग और संस्था से भी मैं जुड़ी हुई थी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इतने देर तक आप बैठे रहे। सभी को घर भी जाना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अब इसके बाद आप लोग चाय के लिए तैयार हैं। सॉरी कर्नल छेत्री सर, आपका मैं थोड़ा सा संबोधन करना भूल गई। मिसेज छेत्री, आपका भी आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना विचार हमें दिया कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर आना चाहिए और बच्चों को भी दिखाना चाहिए। हमारे भाई है मेरा, और यहाँ हो ना, यहाँ तो कर्नल अम्बादुर गुरु किद्दू वाला, और मेरा भाई है फूफू का लड़का मुकेश, ब्रिगेडियर मुकेश गुरु। बहुत अच्छा लगा। मैम ने मेरे को बुली कर दिया रिलेशन में। आई एम वेरी स्मॉल टू हर। अच्छा, थैंक यू। और ब्रिगेडियर गुरु का तो मैं कुछ आंसुओं के अलावा कुछ नहीं कर सकती। PS गुरु जो आज हमारे बीच नहीं है, जो हम भूल नहीं सकते उनको। और सबसे ज़्यादा मैं भूल गई, सॉरी, हमारे हितेंद्र सर, चेयरमैन ऑनर्स मतलब ग्लेशियर पब्लिक स्कूल, और नीलू जो हमारी बेटी है यहाँ पर आज मैंने देखा पहली बार आप पर कार्यक्रम में है।
मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह आप लोग कार्यक्रम में आते रहिए, क्योंकि ये हमारे गोरखा हमारा धरोहर है, इसको हमें खोने नहीं देना है। जो भी गलतियाँ हो जाती हैं छोटी मोटी, वो तो हमें इसकी सुधार करना है और आपस में मिलकर हमें चलना है। You see these walls out here on the side, the other side. Oh yeah. Where? Go see the side. Just go down. I've gone right down. Yeah, I went to it. I came back. Check it out. Yeah, I'm coming behind you. यो ढुङ्गा खण्ड यो ढुङ्गाको लाइनहरू देखेछ नि, यो पुरै ठाउँमा घुमेछ यसको। कसरी गरे होला है? नीचे वाला जाएगा, निकल जाएगी तो मंदिर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, फिर लड़ाई लड़ते रहे। ये साइड में जो शॉडी काम किया है राम मंदिर की एक्सकवेशन में, इसके बाद से तो मुझे ये साइड पे कोई विश्वास नहीं। यो हेर्नुहोस् त ढुङ्गाको लाइन पुरा तो आज ओ तमाथीसम्म गएको छ। दामी है। वाउ, के दामी दूर हमको It's like, you know, I'm so interested in history that I'm constantly looking at the history channel. So, there was this search on for Cleopatra's grave, you know. So, it's like never ending, they still haven't found it. But there is this one woman who's not an archaeologist by profession. She's I think something else. And she's come up with something. But they still haven't decided. This is where I am assuming, as per my information till now, the celestial church is still there. This is the place. Because this is where the wicket gate enters to the fort wall. Thereafter, there is no other entry. This is south, इतना gentle slope तो है नहीं, इससे ज़्यादा है नहीं जहाँ पर। तल पनि छैन अनि बाटो छ तो फोटे पनि लाग्छ नि। Now there are a lot of indications we are getting here, but time and here plus or because जो armory, what I assume armory is a strong place inside the fort. So this big stones, the line में आए थे. If you break, we'll find it. And what about the temple? The temple के बारे में हमको क्या देखो? कोई वो काम ना and what about the water source? That water source is Sagatal. No. Even that was 101 degrees from where I measured. So that water source has to be good. You know that. Sagatal is water. But ये है कि उसकी traces मतलब उस pond के पास का lot of greenery है. गीला हो गया ना अंदर। हाँ, अभी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. It was filled. It was a natural spring, right? It was a natural. अगर वो हरा है ना, उसमें पानी अभी भी निकलेगा, उसको थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ेगा। एक तो पानी जो फ्लो करता नीचे जाता है ना, दैट ग्राउंड के पास से, जैसे वो नाला पानी तो यहाँ का खत्म हो रहा है। बिकॉज़ ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन। ये जो फोटो है ना, स्टॉप है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे आ रहा है। They can go like 15-20 feet deep under the ground. तो आपको पूरा फाउंडेशन में कुणाल दास को बुलाया था। Yeah. I spoke when I called him. He come. I'll put him on the mat. Yeah. But he's in somewhere in Nineveh. Okay.